शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ में हम वली जमशेद और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 9 देखेंगे जिसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन का पार्ट भी पढ़ना है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। जो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ये आपको आई बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो वीडियो पहले वॉच कर लें। तो स्टूडेंट्स बगैर किसी वक्त के ज़िया के हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन के पार्ट बी आज हमने करना है और हमने ये देखा था कि इसको लॉ ऑफ मास एक्शन जो था इसे गुल्डबर्ग और वेग ने 1864 में जो है प्रपोज़ किया था। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसमें पाए जाने वाले रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और हमने ये चीज़ भी देखा था, लॉ ऑफ मास एक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंडिविजुअली हमने देखा था, एक कलेक्टिवली था। कि किसी भी रिएक्शन में जितने ज़्यादा अलग अलग अगर आप देखें तो जितना रिएक्टेंट का एक्टिव मैस ज़्यादा होगा उतनी ही वो उस स्पीड के साथ रिएक्शन में क्या करेगा, हिस्सा लेगा। और जितना ज़्यादा उन रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेस का जो कलेक्टिवली हम देखें कि उनका एक्टिव मैस ज़्यादा होगा तो वो रिएक्शन में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ। तो हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन में दो बातें बताता है। एक हमारे पास क्या था, जो रिएक्शन रेट है या रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है। मैं जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ, इसको हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के ये मतलब स्टूडेंट्स की वो हमें सिंपल रिएक्शन की क्या बताता है, स्पीड बताता है। हमने इस रिएक्शन की स्पीड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारे पास है कि जब हमने उस चीज़ को इंडिविजुअल के तौर पर देखा था अलग अलग, और दूसरा हमने जब कोलेक्टिवली देखा था। कोलेक्टिवली कैसे, फ़र्ज़ की हमारे पास एक रिएक्शन है, ए और बी मिलते हैं, वो सी और डी बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो जब ये ए और बी हैं, मान लीजिए ए भी 50 था, बी भी 50 था, रिएक्शन में हिस्सा ए के 50 में से 20 ने हिस्सा लिया, बी के 50 में से रिएक्शन में हिस्सा कितने, सिर्फ 30 ने लिया। तो ए और बी जो 50-50 था स्टूडेंट्स, वो उनके मैसेज थे। और जो ये जो 20 है, ये 30 है, जो इनके एक्टिव मैसेज हैं। एक्टिव मैसेज का ये मतलब है ये वो वाला मैस है जो एक्चुअल में रिएक्शन में क्या लेगा, हिस्सा लेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक बीकर के अंदर अगर आप 50-50 ले लेते हो ना, अगर 50 ए है 50 बी है, तो लाजमी नहीं होता कि ए के 50 हिस्सा लेंगे, बी के 50 सारे के सारे हिस्सा लेंगे, नहीं, बल्कि ए के आपके पास जितने हिस्सा लेंगे वो हमारे पास क्या होता है, एक्टिव मैस होता है। तो हम इंडिविजुअली हम बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर ए ज़्यादा स्पीड के साथ हिस्सा लेगा रिएक्शन में, या बी ज़्यादा हिस्सा लेगा, वो डिपेंड उनके मैसेज के ऊपर नहीं करता बल्कि उनके एक्टिव मैसेज पे करता है। तो मतलब इस रिएक्शन में ए का 50 में से 20 हिस्सा ले रहा है, बी का 50 में से 30 हिस्सा ले रहा है, तो इसका मतलब है बी का एक्टिव मैस ज़्यादा है ए की निस्बत, जो रिएक्शन में ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। तो हम सिंपली इंडिविजुअली बोलेंगे कि बी जो है ए की निस्बत रिएक्शन में हिस्सा ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि बी का एक्टिव मैस ए के एक्टिव मैस से क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपल ये हुआ, अगर आप सिंपल एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट की स्पीड चेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू चेक ओनली द एक्टिव मैस। जिसका एक्टिव मैस ज़्यादा होगा वो रिएक्शन में ज़्यादा हिस्सा लेगा। चाहे यहाँ पर 3 रिएक्टेंट हो, 4 हो, ए बी सी डी, आपने उन सब को कंपेयर करना है। 2 हो तो 2 को कंपेयर करें, 3 है तो 3 को कंपेयर करें, बट आपने सिर्फ उसको देखना है जिसका एक्टिव मैस सबसे ज़्यादा होगा। एक्टिव मैस के लिहाज से आपने उसको अरेंज कर लेना है। तो रिएक्शन की स्पीड में इंडिविजुअल रिएक्टेंट का देखना हो तो ये था। अगर कलेक्टिवली देखें तो वो आपको रिएक्शन की स्पीड बताता है, रिएक्शन की स्पीड बताता है, या सिंपल जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिकॉल इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। फिर तो जितना आप कॉमन सेंस यूज़ करें, जिस रिएक्शन में ये एक बीकर है, अब ऑफ कोर्स इस बीकर के अंदर ये मिलेंगे तो सी और डी बनेगा ना। और मुझे ये बताएं, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है ए और बी जितने ज़्यादा होंगे, इनके एक्टिव मैसेज जितने ज़्यादा होंगे तभी तो सी और डी ज़्यादा बनेगा ना। इसका मतलब है रिएक्शन की स्पीड एक्चुअल में डिपेंड करती है इंडिविजुअल जो रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज हैं।
इन दोनों के जितने ज़्यादा एक्टिव मास होंगे हमारे साथ ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन की जो स्पीड है वो एक्चुअल में रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। जितने ये एक्टिव मासेस ज़्यादा होंगे रिएक्शन की स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अगर इनके एक्टिव मासेस ही थोड़े हैं तो ऑफ कोर्स इनके रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। सो जैसा कि मैं इसकी अगर बात करूं तो ये इनके एक्चुअल में प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब ए का प्रोडक्ट कितना 20 है, बी का प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 30 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास कितना आता है 600 आता है। सो ऑफ कोर्स आप इनके प्रोडक्ट के, मैंने मल्टीप्लाई किया सिंपल, ये हम पढ़ेंगे किस तरीके से आता है। तो सिंपल इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जितना ज़्यादा होगा, अगर आपके पास यहाँ पर 30 एक्टिव मास बी का होता, 30 ही ए का होता, तो इनके एक्टिव मासेस रिएक्टेंट के कितना निकलता प्रोडक्ट कितना निकलता स्टूडेंट्स 900 तो ऑफ कोर्स ये इस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती बनिस्बत इसके। तो देखें आप ज़रा क्लियर देखें, एक्टिव मासेस रिएक्टेंट के ज़्यादा होंगे उनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा निकलेगा, तो यही बताएगा आपको स्पीड रिएक्शन की। सो दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो आई होप ये मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है। और इस एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। एक ही नाम है सारे, इसी को एक्टिव मास ब्रैकेट को बोल देते हैं, इसी को मोलर कंसंट्रेशन बोल देते हैं, और इसको यूनिट मोलर कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, मोलैरिटी टर्म है लेकिन वो यहाँ वजाहत नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी। तो उसे हम बोल देते हैं मोलैरिटी। ये मोलैरिटी के सेंस में किया जाता है, जैसे मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में जो नए चैप्टर हैं उसमें लाजमी पढ़ेंगे, मोलैरिटी डिस्कशन होगी। तो अभी आप ये समझें कि इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, और इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जिसे बोलते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को रिकॉल करने के बाद, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक अहम और बात, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और दूसरी बात स्टूडेंट्स हमें बताता है केसी के मुतालिक, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी का नाम है, ये उसका सिंबल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इतनी काम की चीज़ है, ये हमने एंड पर प्रूव किया था कि केसी क्या होता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनके दरमियान जो रेशो होती है उसे हम बोलते हैं केसी। और केसी हमें इसी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये हमें केसी की जो है वैल्यू एक्सप्रेशन बताने में हमारी हेल्प करता है, इसकी वैल्यू निकालने में हेल्प करता है। ये केसी कितनी काम की चीज़ है हमें ये पता है। इससे आपको डायरेक्शन का भी पता चल सकता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, रिवर्स में है, या इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और उसकी एक्सटेंट के बारे में बताता है, उसकी हद के बारे में बताता है कि रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, अभी अभी शुरू हुआ है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है, किस हद तक कंप्लीट हुआ है, ये कितनी देर होगी है। ये सारी बातें हमें केसी से पता चलती हैं। और इस तरह का ये जो केसी एक्सप्रेशन निकलता है किसी भी रिएक्शन का, हम अभी निकालेंगे, परेशान मत होइए। तो ये जो केसी के बारे में जितनी मालूमात है वो भी हमें कहाँ से मिलती है, लॉ ऑफ मास सेक्शन से मिलती हैं। तो हमारा पार्ट बी जो है ये फिर क्या एक्स्ट्रा हमें बात बताता है, बहुत ही आसान है। मैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा था, एक रिएक्शन था कि ए और बी मिलते हैं, वो क्या बनाते हैं, सी और डी मिलते हैं, बना देते हैं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट हैं, ये क्या हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसी तरह से मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, इसी से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं वेरिएशन कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, एक मिनट, ए और बी मिलते हैं, आप इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ना है। और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि इनका ये एक ये जो आगे नंबर जो लिखे नहीं जाते, ये स्टूडेंट्स एक मोल हैं। इनके मान लीजिए ये 2 मोल हैं, ये 3 मोल हैं, ये 4 मोल हैं, ये 5 मोल हैं।
ये जो रिएक्टेंट के फ्रंट पर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोल बोल देते हैं इसको हम स्टूडेंट बोलते हैं मोल बोलते हैं, मोल, या इसी को हम कोएफिशिएंट्स बोल देते हैं, इसी को हम मोल बोल देते हैं, या इसी को हम रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये बी का कोएफिशिएंट या बी का मोल कितना है? 1, लेकिन असल में हम इन 1 को लिखते नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। जो 1 होता है ये हमें पता होता है कि इसका लिखा नहीं हुआ तो 1 होगा, सो इन सब के इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, इनका लिखा नहीं है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो इसका, इस रिएक्टेंट का जो मोल या इस रिएक्टेंट का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2 है। बी का मोल कितने हैं? 3 हैं। सी के मोल कितने हैं? 4 हैं। डी के मोल या कोएफिशिएंट कितने हैं? 5 हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ हमारे पास जनरल इस तरीके के रिएक्शन होते हैं जिनके 1 मोल होते हैं, जिनके 2 या 3-4 इस तरह के क्या होते हैं? मोल पाए जाते हैं। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसका तो हमने केसी निकाल लिया था ना, और इनका केसी हम इस तरह के रिएक्शन का केसी कैसे निकालते हैं जिनके 1 से ज़्यादा मोल हों। तो एक्चुअल में यही डिफरेंस है, जो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये जो पार्ट 1 हमने पढ़ा था ये इस तरह के रिएक्शन होंगे जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? 1-1 होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास पार्ट बी है लॉ ऑफ मास एक्शन का, जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी, इसका यही मेन डिफरेंस है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो मोर देन किसी ना किसी का, लाजमी नहीं कि सबके हों, मान लीजिए एक का नहीं भी हो सकता, लेकिन किसी ना किसी का 1 से ज़्यादा क्या होंगे? मोल लाजमी होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, आपने हमें फर्स्ट वीडियो में सर ये तो बता दिया था कि जो इस तरह का रिएक्शन होता है इनके मोल कैसे निकालते हैं, तो मैं बता देता हूँ। बस मोल की एक बात याद रखनी है, ये इन फ्रंट ऑफ क्या होते हैं? एटम मौजूद होते हैं। हाँ, कभी कभार हमारे पास अगर ए ऐसे है, इसके फ्रंट पे अगर 2 है और एक 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको समझिएगा फ़र्क है। ये जो 2 होता है स्टूडेंट याद रखें, मैं भी समझाऊंगा एग्जांपल से, ये मोल होता है या इसी को कोएफिशिएंट या अददी सर बोल देते हैं जो सामने होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट के यहाँ डाउन राइट साइड पर नीचे की तरफ लिखा होता है, ये उसके एटम होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ए 2 एटम है, मतलब इस ए जैसे 2 हैं, इस बी जैसे, अब इसका 1-1 एटम है, नहीं लिखा हुआ नीचे, इसका मतलब है ये 1-1 है। तो बस एक बात याद रखिएगा, जो इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मोल या कोएफिशिएंट को ज़ाहिर करता है। जो डाउन, मतलब उसके डाउन की तरफ राइट साइड के ऊपर नीचे की तरफ लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोल देते हैं। ये भी एग्जांपल्स आएंगी, मैं आपको समझा दूंगा। तो हमने क्या किया था, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड कैसे निकाला था? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए आगे जाने की स्पीड ऑफ कोर्स डिपेंड करेगी ए और बी के मिलने पर, क्योंकि ये जितने ज़्यादा मिलेंगे तो सी और डी बनेंगे ना, और वापसी आने की स्पीड डिपेंड करेगी सी और डी के ऊपर। तो आर एफ आपके पास ए की मोलर कंसंट्रेशन है और बी की मोलर कंसंट्रेशन है। मैं इसी तरह से रिवर्स का भी बना देता हूँ। रेट ऑफ रिवर्स किसके ऊपर? वापसी का रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट इसको गौर से समझना है आपने। अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इंशाल्लाह सारे डाउट क्या करेंगे हम क्लियर कर देंगे कि ये आपकी बुक में पार्ट 1 ये वाला हिस्सा क्यों दिया गया है, और दूसरा इसका मिलता जुलता मैं बनाऊँगा जो आपकी बुक में है, लेकिन ये मैंने जानबूझकर आपको समझाने के लिए दिए थे, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आर एफ का अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो बराबर आ जाएगा, और कांस्टेंट कौन सा आएगा? छोटा सा के साथ हम एफ लिख देंगे, जिसका मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, साथ में ए वैसे का वैसे आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास रेट ऑफ रिवर्स बराबर डालेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह, और के साथ छोटा सा आर रिवर्स के लिए, और सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि आगे जाने की स्पीड सिर्फ और सिर्फ ए और बी पर डिपेंड करेगी, और वापसी की स्पीड ए और बी पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि इस पर सिर्फ सी और डी पर, क्योंकि ये मिलेंगे तो हमारे पास ये बनेगा ना। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, जब रिएक्शन हमारे पास
एट इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर होता है, तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाते हैं, उस वक्त बराबर हो चुके होते हैं। तो बराबर हैं तो हम जल्दी से इनको इक्वलाइज कर दिए, इसकी फॉरवर्ड की ये वैल्यू है, रिवर्स की ये वैल्यू है, तो के एफ इज इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन या ए के एक्टिव मास, दोनों बोल सकते हैं आप जो बोलना चाहें, तो के आर इंटू जो है सी की मोलर कंसंट्रेशन या डी का एक्टिव मास, जो भी बोल दें। तो ये कांस्टेंट एक साइड पर, ये जो तब्दील होने वाली वैल्यूज़ हैं, क्यों? क्योंकि वक्त के साथ ए और बी कम होंगे, सी और डी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं। तो वेरिएबल जो होते हैं, जो बदलते हैं, उनको एक साइड पर रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड के ऊपर रखते हैं। तो के एफ बाई के आर इंटू सी की मोलर कंसंट्रेशन, ये इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये ए की मोलर कंसंट्रेशन और कौन सा है, पी की मोलर कंसंट्रेशन। हमें पता है के एफ बाई के आर लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है, के सी के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसी का क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये इसका नाम अच्छे से रिमेंबर कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसी के सी को बोलते हैं। और के सी एक्चुअल में क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या थे, रिएक्टेंट। तो ये सिंपल यही है कि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और बटा किसकी है, रिएक्टेंट। पी से मैं प्रोडक्ट में सिंपल लिख रहा हूँ और आर से मुराद क्या है, रिएक्टेंट। तो के सी का मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के दरमियान एक सिंपल क्या निस्बत है, रेशो है। मतलब क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन की रेशो इस तरीके से है। ये वाला हमें के सी ऐसे बताया। ये तो है तब, बात समझिएगा, पार्ट 1 सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस वजह से दिया गया आपकी बुक में, ताकि आपको जितने भी 1 मोल वाले रिएक्शन हैं, क्या है स्टूडेंट्स, 1 मोल वाले रिएक्शन हैं, उनको डील करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। और पार्ट बी आपको इस वजह से दिया है कि मोर देन 1 मोल वाले जितने भी आपके पास रिएक्शन हैं, उनको डील करना क्या हो, आपको आसान हो। देखो 1 मोल का केसी एक्सप्रेशन ऐसे निकालेंगे, इसकी मैं भी मिसाल भी देता हूँ। और मान लो कि ये इस तरह के मोल है, इसे हम देख कर बनाते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इनके 1 मोल हैं, इनके मोर देन 1 मोल हैं, तो क्या इनका केसी भी ऐसे बनेगा, क्या उनकी केसी में फ़र्क है? तो हम इसी को केसी बना लेते हैं। तो स्टूडेंट सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है आपने, सेम वैसे करेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिवर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन या सी का एक्टिव मास बोल दें। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा, इनके 1 मोल थे, 1 लिखे नहीं जाते। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक असूल ये होता है, गुल्डबर्ग और वेग ने हमें यह समझाया कि जो रिएक्टेंट चाहे यहाँ से हों या यहाँ रिवर्स में ये वाले रिएक्टेंट होते हैं, फॉरवर्ड में ये वाले रिएक्टेंट होते हैं, उनने बोला था जो मोल या कोएफिशिएंट होते हैं, अगर एक लिखा नहीं जाता और अगर एक से ज़्यादा हों तो आपने उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या बना देना है, पावर बना देना है। यही बस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका रूल है। जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या बना देना है, पावर बना देना। बी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये 3। सी के मोल कितने, 4, तो ये सी के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर लिखना है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं। डी के कितने, 5, तो ये 5 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपल क्या ट्रिक है, मोर देन 1, 2 एंड 3 अगर मोल होंगे 1 के अलावा, तो उनके मोल या कोएफिशिएंट को उनकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। तो ये जो पावर होती है, असल में ये पावर उनके मोल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर आपको यहाँ ए के ऊपर 2 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ए के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। तो सिंपल क्या है, ये ऊपर इनकी मोल को इनके ऊपर पावर बना देना है। ये इनकी जो पावर्स हैं वो उनके मोल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। इनमें और इनमें स्टूडेंट सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी ये कितने कौन से थे स्टूडेंट, 1 मोल थे, 1 थे। ये 1 मैं ऐसे चाहता तो लिख सकता था, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इसी वजह से हम इनको जनरली जो है नहीं लिखते। बस इतना याद रखना है।
अब आपको कुछ अंदाज़ा हो चुका होगा। अब मैं जल्दी से इसको हल कर देता हूँ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट हो जाएगा, के एफ हो जाएगा, ए की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बी की मोलर कंसंट्रेशन, सेम ये आगे वैसे ही चलेगा जैसे हम चला चुके हैं ऑलरेडी। तो इज इक्वल होगा के साथ छोटा सा हम क्या लिख देंगे आर, क्योंकि ये रिवर्स का है, और 4 इस तरह से डी का एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितना है 5। फिर इक्विलिब्रियम में आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और उस वक्त हमारे पास क्या होगा, के एफ जो है हमारे पास ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 और बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी 3, और इसी तरह से के आर है उसकी सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 4 और डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी 5। फिर कांस्टेंट एक साइड के ऊपर के एफ बाई के आर ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 4 और डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 5। सॉरी, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। और इस तरीके से ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 या एक्टिव मास पढ़ दें, या बी की एक्टिव मास की पावर कितनी है 3। तो हमें पता है के एफ बाई के आर किसके बराबर होता है, के सी के, तो आप इसे सिंपल हटा दें तो ये क्लियर हो जाएगा। ये स्टूडेंट देखें, ये वही आपके पास के हैं प्रोडक्ट हैं, ये वही आपके पास के हैं रिएक्टेंट हैं। देखिए बात वो भी वही बता रहा है, के सी का एक्सप्रेशन वही होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन फ़र्क यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसमें और इसमें एक फ़र्क है, वो यही है, अगर आपके पास सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट एक एक मोल में होंगे तो आपका के सी बनाने का ये तरीका है, एक लिखा नहीं जाता, आपको कोई सिंपल नहीं, आप वैसे के सी बना दो बस। अगर इनमें से एक और अहम बात बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि जो सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट हैं उनकी एक्टिव मासेस क्या हों, किसी एक का भी होगा ना तो वो इसी कंडीशन में फुलफिल होगा, जिसका होगा आप बना दें। अगर एक का नहीं है तो मैं एक का यहाँ ना लिखता, समझ आ रही है, अगर सी का ना होता तो मैं यहाँ पर सी का ना लिखता। बस यही बात आपने याद रखनी है, जिसके जो मोल होंगे वही आप लिखने, एक होगा तो लिखा नहीं जाता, वरना आपने इसको लाजमी लिखना है। बस ये वाला एक्सप्रेशन निकालना आपको आना चाहिए, ये किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से हम के सी की वैल्यू निकालेंगे और के सी की वैल्यू से हम बहुत इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पार्ट्स को जहन में रखते हुए बस एक बात अभी याद रखिए कि 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ये वाला 1 मोल के लिए आपकी बुक में दिया गया है, और ये वाला पार्ट मैंने पार्ट 1 प्रूव भी लास्ट लेक्चर में किया था, अब भी मैंने किया है। तो अब मैं यहाँ पर जनरल एक रिएक्शन लेता हूँ, मैं यहीं पर इसको चलो चेंज कर देता हूँ। जनरल जो आपकी बुक में दिया गया है वो ऐसा रिएक्शन है, बी के साथ छोटा बी है, ये एक रिएक्शन है जो आपकी बुक में दिया गया है। और स्टूडेंट ये आपकी बुक का ना पार्ट बी है, जिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जनरल एक्सप्रेशन के ज़रिए से क्या करें, प्रूव करें। तो स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर इस रिएक्शन में जैसा कि अभी मैंने यहाँ लिखा था, मैं फिर से आपको समझाने के लिए दोबारा से वही वाली लाइन लिख देता हूँ कि ऐसे मैंने लिखा हुआ था, इसको रेज करके मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों जो है मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझाया जा सके कि मकसद क्या है इस पूरी कहानी का। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक जनरल ये वाला रिएक्शन लेता हूँ, बात को समझिएगा। मैंने आपको पहले बोला है कि रिएक्टेंट के फ्रंट के ऊपर जो होगा वो उसके मोल को ज़ाहिर करता है, और रिएक्टेंट के राइट साइड पर डाउन की तरफ होगा तो उसके एटम, इसके एटम तो हैं नहीं, मतलब नहीं है तो एक एक हैं, तो एटम की कहानी नहीं दी गई, तो अगर होंगे तो हमें पता चल जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपकी बुक में ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, ये वाला तरीका मैंने बता दिया। ये वाला तरीका असल में इस तरह के नंबरिंग वालों को इन्होंने यहाँ पर ए फ़र्ज़ किया है, ए कोई 2 भी हो सकता है, ए 3 भी हो सकता है, स्वान 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है।
तो जो क्योंकि ए आपको पता है इन फ्रंट ऑफ है, ये मोल होते हैं और उन मोल को क्या करना है आपने सिंपल पावर बनाना है। तो मैं ये दोबारा से इसको लिखता नहीं हूँ, मैं एक फ़र्ज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ और इसी रिएक्शन को यहीं पर ही थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी क्या हो, आसानी हो। अब इस रिएक्शन का हमें बोलते हैं केसी एक्सप्रेशन निकालें, मतलब अब इस रिएक्शन का केसी कैसे निकालोगे, ये जैसे ये वाला केसी निकाला है आपने, तो बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। ये उन रिएक्टेंट के मोल हैं, ये मोल हैं, ये मोल हैं, ये क्योंकि सारे फ्रंट के ऊपर है और इनका एक एक एटम है जो लिखे नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड करेगा इन रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए और बी के ऊपर, ठीक है। अब इनके मोल हैं, हमने पढ़ा है कि जो उनके मोल होते हैं उनको उनके हम क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की क्या बन गई, पावर बन गई। ए बी के कितने मोल हैं, छोटा बी, तो ये उसकी पावर बन गई। सी के कितने मोल हैं, छोटा सी, इसकी पावर बन गई। डी के कितने मोल हैं, छोटा डी, ये उसकी पावर बन गई। तो बस बात ख़त्म। फिर सेम वैसे ये ए बी आगे वैसे चलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड वैसे बनेगा, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर होगा। तो ये वैसे के वैसे इनके ये मोल उनकी पावर में रहेंगे। फिर आप इनको जब कांस्टेंट को एक साइड पर ले आएंगे तो ये उस तरफ चले जाएंगे। तो ये छोटा सी डी, उसके बाद है ये ए और क्या है बी। ये वाला जो एक्सप्रेशन आपकी स्टूडेंट बुक में दिखाया गया है, इसको प्रूव करने का जो पर्पस था स्टूडेंट्स, वो यही था कि आपको बस ये पता चल जाए जिनके मोल होंगे उनको उसकी क्या बना देना है, पावर बना देना है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ अब रिएक्शन की। इन दोनों को पार्ट 1 को अलग से समझाया गया, पार्ट 2 को अलग से समझाया गया है। यही मकसद था कि आपके मोल को कन्फ्यूजन ना हो। इन दोनों को जहन में रखते हुए मैं भी चंद एक रिएक्शन लिखूँगा, ठीक है। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, आप अगर इनका डायरेक्ट केसी निकालना चाहो ना, ये मतलब ये वाला सारी चीज़ें हल ना करो, तो आप डायरेक्ट इस रिएक्शन को देखकर भी निकाल सकते हो। क्योंकि रिएक्शन में हमें पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होता है और किसके होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होता है। तो केसी इस रिएक्शन का कैसे बनेगा, COD प्रोडक्ट की क्या है कंसंट्रेशन, अलग अलग लिख दिया, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट केसी है। तो इस रिएक्शन का केसी आप इस तरीके से निकालोगे, प्रोडक्ट को हमेशा जो है न्यूमिनेटर में रखना है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में रखना है। इस तरीके से, मतलब ये शुमार कुनिंदा में, ये मखरज में, इस तरीके से आप केसी एक्सप्रेशन इसको देकर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। लेकिन गोल्डबर्ग और वेग ने आपको एक पूरा मैथमेटिकली हल करके बताया, क्योंकि अगर आपको ऐसे ना बताते फिर आप कहते कि सर ये आपने कैसे और क्यों निकाला है। और इनका क्या होगा, सेम इनका भी वैसे करना है। केसी डायरेक्ट कैसे निकालना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है, ये क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है केसी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट सॉरी ऊपर हैं और रिएक्टेंट नीचे हैं। बस फ़र्क क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट बनाने में आपने कोई ऊपर मोल नहीं लिखे, क्योंकि 1 था, 1 लिखा नहीं जाता। बस इनका लिखते वक्त ये करना है, अगर उनके मोल हों तो उनको उनकी क्या बना देना है, ऊपर पावर, बस इतना करना है। प्रोडक्ट के होंगे तो उनकी पावर बना दें, रिएक्टेंट के होंगे तो उनकी पावर बना दें। अब गोल्डबर्ग और वेग ने ये वाला पूरा क्यों समझाया, हमें ये वाला क्यों समझाया, ताकि हमें इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे उनका केसी एक्सप्रेशन निकाल सकें। केसी एक्सप्रेशन निकालने से ये पता होगा कि केसी से, क्योंकि हमारे बहुत काम की चीज़ें, उससे हमें एक्सटेंट का पता चलता है, डायरेक्शन का पता चलता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 है, मैं यहाँ पर जनरली एग्जाम्पल दूंगा आपको, ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें, समझ सकें। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये मैंने रिएक्शन वैसे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ वाला कौन सा रिएक्शन था, ए और बी मिलके क्या बना रहे थे, सी और डी बना रहे थे। अब इनको जहन में रखिए, इनको जहन में रखिए, ये कौन से थे, 1 मोल वाले, ये कौन से 2 मोल वाले। अब मैं इस तरह के रिएक्शन जो हैं उनकी एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास PCl3 + Cl2 इट गिव्स अस PCl5। ये एक भाईजान आपके पास रिएक्शन है, ये उस रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं, ये उसके क्या हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट्स हैं। इन रिएक्टेंट को क्या करना है आपने,
इन रिएक्टेंट को रेट ऑफ फॉरवर्ड इसका कैसे बनेगा। अब पहली बात तो स्टूडेंट्स मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में आपको डायरेक्ट बता भी चुका हूँ कि डायरेक्ट कैसे निकलना है और जो है इनडायरेक्ट कैसे है। तो मैं पहले यहाँ पर इसके दो पार्ट कर देता हूँ। ये इधर आपको इनडायरेक्ट में लिख देता हूँ कि इनडायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि हमें मेन केसी एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए, ये हमारा मेन मकसद है। उससे हमें केसी की वैल्यू चाहिए। और दूसरा कौन सा है, डायरेक्ट है। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। लेकिन देखो ना, गोल्डबर्ग और वेग ने वो क्यों तरीका दिया आपको, वो पूरा प्रोसेस वजह बताई कि ऐसे ऐसे बनाना है। तो मैं यहाँ कुछ शॉर्टकट स्टेप्स में करूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, PCl3 के ऊपर और Cl2 के ऊपर। ये फॉरवर्ड है। और इनका स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर जो हल करेंगे तो कांस्टेंट फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, KF और PCl3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Cl2 की कंसंट्रेशन। इसी तरह से ये एक आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरा इसके फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स भी तो होगा। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिवर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिर्फ एक प्रोडक्ट है। लाजमी नहीं होता स्टूडेंट्स दो दो प्रोडक्ट्स हों, जैसे COD है, एक भी हो सकता है। रिएक्टेंट एक हो सकता है, प्रोडक्ट दो हो सकते हैं, ये वेरी कर सकते हैं। जितने हों आपने उतने लिख देने हैं। तो इसको हम अगर हल करें तो रेट ऑफ रिवर्स बराबर है KR और हमारे पास ये PCl5 का क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। तो फिर हमारे पास इसका के जो होगा रेट ऑफ फिर फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को हम लिखेंगे, KF KR के नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, आपने ये सारा लिखना है यहाँ पर। सिर्फ इनडायरेक्ट में मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका कैसे बनेगा, KF/KR आपने बराबर करके फिर वो जब चेंज करेंगे तो डिवाइड होंगे और साथ में क्या हो जाएंगे आपके पास PCl5 और आपके पास PCl3 और क्या होंगे Cl2। इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। तो KF/KR स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, वही KC होता है। तो KC ये क्या है, ये प्रोडक्ट हैं। ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वही हो गई। ये किसकी है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। तो वही KC वही नहीं कर है। ये है इनडायरेक्ट तरीका, आप पूरे स्टेप्स करते हो फिर आपको ये मिल जाएगा। और आप वही काम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि KC क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यही हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है तो हम क्या कर देते हैं, इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं चाहे एक हो या दो हो, अगर दो हो तो फिर अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर एक ही है तो मैं यहाँ इसको क्या कर देता हूँ, ये PCl5 हो गया आपके पास। और रिएक्टेंट कितने स्टूडेंट हमारे पास, कौन, दो हैं। तो PCl3 की कंसंट्रेशन कौन सा है और Cl2 की कंसंट्रेशन। ये इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन है जो आप इस तरीके से क्या करते हो स्टूडेंट, निकाल सकते हो। KC एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन के निकालने का यही फार्मूला है। प्रोडक्ट को ऊपर रख दो न्यूमरेटर में और जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनको डिनोमिनेटर में रख दें और आप इस तरीके से उसका KC एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। क्यों निकाल रहे हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि हमें KC की वैल्यू चाहिए। तो आपने करना ऐसे इस तरीके से निकाल लेना है। बस बात को ज़रा समझिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। ये वाला रिएक्शन देखो ज़रा, रिजेम्बलेंस करो, ये इस रिएक्शन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसके साथ मिल रहा है। कैसे, बस सारे रिएक्टेंट एक एक मोल हैं, दो हों एक हों वो अलग बात है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्रोडक्ट भी एक मोल हैं, ये देखो एक मोल एक मोल एक मोल, क्योंकि मोल की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो उसके फ्रंट के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मैंने पहले बोला था, जैसे ये था फास्फोरस के नीचे क्या है, एक एटम है। क्लोरीन के कितने हैं, ये उसके नीचे 3 एटम हैं। ये मोल नहीं है, बस बात को समझिएगा ज़रा। मोल इनके 1 है। अब क्लोरीन का मोल तो एक है लेकिन उसके एटम कितने हैं, 2 हैं। इसको समझिए ज़रा कि क्लोरीन इस जैसे कितने हैं, 2 हैं। फास्फोरस 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर क्या है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 5 है, लेकिन ओवरऑल PCl5 का 1 मोल है। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। जो उनके मोल हैं, अब एक एक लिखा नहीं जाता वरना
मैं यहाँ लिख सकता था। तो इसी वजह से इस तरह के जितने भी रिएक्शन हैं इस तरह के, वो हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जितने 1 मोल होंगे हमको इस तरीके से करेंगे। बस ये याद रखने के होना क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबको क्या होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो गुल्डबर्ग और वेग ने कहा था, ये इसी वजह से प्रूव किया था, वो जो सी और डी वाला जो प्रूव करके आपको दिखाया, ताकि आपको इस तरह के रिएक्शन का इस तरीके से केसी एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी के जिनमें मोल मौजूद होते हैं उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए N2 + 3H2 है और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3 अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं तो NH3 क्या बना देते हैं, अमोनिया बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए समझिए इस बात को, ये 2 नाइट्रोजन की एटम हैं और इन फ्रंट ऑफ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है मोल कितना है, 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन के ये क्या हैं, 2 एटम है, मतलब जैसे हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन उनके मॉलिक्यूल या मोल कितने हैं, 3 हैं। इसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं, 3 कोएफिशिएंट हैं, 3 मोल हैं, तो मोल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोएफिशिएंट अददी सर को बोलते हैं जो उसके इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है। अच्छा, इस रिएक्शन के क्या हैं, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, ये इनकी एटम, हाइड्रोजन 1 एटम है, हाइड्रोजन 3 एटम है, लेकिन अमोनिया पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कितने मोल है, 2 मोल बन रहा है। इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन इस कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ये वाला रिएक्शन लाजमी नहीं है कि सबके मौजूद हों, 2-2, 3-3, 1 से ज़्यादा। अब इसका 1 मोल है तो ये इस कैटेगरी में आता है, किसी न किसी के मोल तो मौजूद ही है ना। तो हम क्या करते हैं, एक तो वही डायरेक्ट तरीका है, दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना इनका केसी एक्सप्रेशन आप क्योंकि हमें किसी भी रिएक्शन को फौरी देख कर केसी एक्सप्रेशन बनाना होता है, इस वजह से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग करके समझा रहा हूँ। आपकी बुक में ऐसा नहीं होगा। मतलब डायरेक्ट मतलब है कि गुल्डबर्ग की जिन्होंने इस तरीके से प्रूव किया था, मैंने वैसे बता रहा हूँ, और हमें फाइनली वही केसी एक्सप्रेशन चाहिए होता है जो हम निकाल सकते हैं। और ये कौन सा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड है। इसका इसका हम केसी कैसे निकालते हैं, देखिए ज़रा। इनडायरेक्ट मैं पहले बता देता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 की मोलर कंसंट्रेशन, और कौन सा है, H2 की मोलर कंसंट्रेशन। कि अब ये इसके कितने 1 मोल हैं, 1 लिखा नहीं जाता, इसके 3 मोल हैं, तो हमने उसको उसके ऊपर क्या बना दिया, पावर बना दिया। बस एक छोटा सा काम करना है, उनके मोल को उनकी क्या बनाना है, पावर। बस एटम और मोल को मिक्स नहीं करना, बस इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। बाकी माशाल्लाह आप समझदार हैं, ज़हीन है, मैं ऐसे आपको परेशान कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद KF N2 की मोलर कंसंट्रेशन कौन सा है, H2 की मोलर कंसंट्रेशन, ये एक्टिव मास की पावर 3 है। इसी तरह से आप रेट ऑफ रिवर्स का भी सेम ऐसे ही निकालोगे, वो कौन सा है, NH3 है। इसके ये मोल हैं तो मोल उसकी क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, पावर बन जाएंगे। फिर रेट ऑफ रिवर्स को हम हल करेंगे तो ये कांस्टेंट K, उसके साथ छोटा सा R रिवर्स के लिए आ जाएगा, और NH3 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें, इसे 1 कर दें। और हमें पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उस वक्त जब इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर लिखेंगे, ये वाले साइड पर तो KF को KR की तरह डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको अच्छे से समझ आ चुकी है, KF/KR है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, NH3 ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 प्रोडक्ट के ऊपर, फिर रिएक्टेंट के हैं N2 की मोलर कंसंट्रेशन और H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या है, 3 है। तो KF/KR हमें पता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, KC के बराबर होता है, तो ऐसे लिख देंगे। तो ओवरऑल ये क्या है, ये वही आपके पास क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट्स हैं, ये वही क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर इसका हम डायरेक्ट KC निकालते तो सिंपल कर देते, हमें पता है KC प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटा क्या होता है, रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट ये हैं NH3 की, लिख कर बस यही मेन कंसेप्ट था। 2 उसके क्या है, मोल, ऊपर पावर बना दो। और रिएक्टेंट हमारे पास कौन से है, N2, और H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितना है,
3। तो बस हमें इससे मतलब होता है, और एक बात गौर से सुन लें, इसी को बोलते हैं केसी एक्सप्रेशन, या फिर केसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोलते हैं। बस यही गुल्डबर्ग और वेग ने आपको समझाने की कोशिश की कि भाईजान अगर आपके पास 1 मोल वाले हों तो उनका केसी एक्सप्रेशन इस तरह को जनरल रिएक्शन लेकर ऐसे रिएक्शन को समझाने के लिए ये वाला मेथड आपको हल करने के लिए दिया। इस तरह के रिएक्शन को समझाने के लिए इस तरह का जनरल रिएक्शन की मिसाल देकर आपको बुक में समझाने की कोशिश की है। मकसद ये था ताकि आपको ऐसे रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन बनाना आ जाए जो कि 2-3 मोल वाले होते हैं, ये 1 मोल वाले होते हैं। अब आपको पता चला कि और बी और सी डी को केसी एक्सप्रेशन क्यों अलग से निकाला, इनका क्यों अलग से निकाला, हमें परेशान करने के लिए 2-2 दे दिए, नहीं, बल्कि यही मकसद था कि आपको पता चल जाए कि मोल वाले होंगे उनकी पावर बना दो, अगर सिंगल होंगे तो वैसे लिख दें, उनको लिखा नहीं जाता। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये था, इसी को बोलते हैं केसी एक्सप्रेशन। तो अब हम क्या करते हैं जल्दी से, और मेरी बात सुने, ज़्यादातर 90% हमारे पास इस तरह के रिएक्शन होते हैं जिनमें मोल वगैरह काफ़ी सारे किसी न किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मौजूद होता है, और इस तरह के रिएक्शन मौजूद हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो हमें केसी एक्सप्रेशन आना चाहिए किस तरीके से बनाते हैं। और मैं ये आपको स्टूडेंट बता चुका हूँ कि केसी एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा केसी के ऊपर है, और केसी के बहुत ज़्यादा क्या है हमारे पास, उसके फ़ायदे हैं। तो ये पार्ट 1 था, और क्या था, पार्ट बी था। अब हम क्या करते हैं जल्दी से कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनका केसी एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकालेंगे। अब आप इनडायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मगर हमें केसी एक्सप्रेशन का ही क्या था, मकसद था कि हमें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाना है। तो मान लीजिए आपके पास H2 है और I2 है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2HI बनाते हैं। इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन बनाने से पहले स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें कि एक अहम पॉइंट है, केसी एक्सप्रेशन याद रखिएगा उसी रिएक्शन का ठीक होगा जो रिएक्शन आपके पास क्या होगा, अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। मेरी बात को समझिएगा ज़रा, उस रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, मुतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बैलेंस्ड क्या कहानी है, देखिए, बैलेंस का ये मतलब होता है जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए, उसके एटम सेम होने चाहिए। बैलेंस का ये मतलब है इधर कितने हाइड्रोजन एटम हैं, ये 2 एटम हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन हैं। आयोडीन के कितने एटम हैं, 2, इसका मतलब है 2 कितने भाईजान आयोडीन हैं। ये मैं जनरली समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा ना समझना कि मोल है ये। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम हैं, ये कितने हैं, 2 हाइड्रोजन आयोडीन हैं। ये आपके पास कितने स्टूडेंट बन रहे हैं, इधर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका मतलब है 2 हाइड्रोजन भी इधर हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 आयोडीन भी इधर हैं। इधर हाइड्रोजन के एटम भी 2, उधर भी हाइड्रोजन के एटम 2, इधर आयोडीन के एटम 2, उधर भी कितने आयोडीन के एटम 2। इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो, जैसा कि मैंने अभी लिखा है N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3। इधर नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 N से नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई तो 2 नाइट्रोजन, इसके साथ मल्टीप्लाई तो कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। तो देखें ये स्टूडेंट आपके पास क्या है, बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हम आपने आई थिंक 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम किस तरीके से करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखिएगा। मैं भी इनका केसी एक्सप्रेशन जो है बना कर दिखा देता हूँ। इस रिएक्शन का हम बना चुके हैं, तो ये पॉइंट एक अहम पॉइंट था, इसे आप अपने जहन में रखेंगे। अगर रिएक्शन बैलेंस ना हुआ, मान लीजिए अगर ऐसे होता, केसी एक्सप्रेशन तो आप जल्दी से बना देते, इसे ऊपर रख देते, इसे नीचे, लेकिन क्या था, ये गलत होता। तो सबसे पहले आपने केसी एक्सप्रेशन बनाने से पहले चेक कर लेना है कि क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो क्या करना है, केसी एक्सप्रेशन इसका कैसे बनेंगे, ये प्रोडक्ट हैं, ये रिएक्टेंट हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होता है, ऊपर होता है, ये इनके एक एक एटम है, तो मोल कौन से इन फ्रंट ऑफ दिस मौजूद है, तो ऐसे
एक्टिव मास डालकर ऊपर क्या देना है, इसके पावर, मोल को उसकी पावर बना देना है। तो इसका मतलब ये जो पावर्स होती हैं एक्चुअली ये उनके मोल ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और H2 को क्या कर देना है स्टूडेंट्स, आपने ऐसे लिख देना, इनके ऊपर कोई पावर नहीं है क्योंकि ये तो उनके एटम है, इनके मोल इन फ्रंट ऑफ दिस एक एक मौजूद हैं। तो ये इस रिएक्शन का क्या है, केसी एक्सप्रेशन है। इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करें तो पक्की बात है केसी की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक दो और रिएक्शन का जल्दी से लिख देते हैं। मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स N2 + O2 है, वो क्या बना रहा है, 2NO बना रहा है। तो इसका केसी एक्सप्रेशन हम किस तरीके से निकालेंगे? इसका केसी एक्सप्रेशन बहुत आसान है। प्रोडक्ट कौन सा है, NO, और मोल कितने हैं, 2 ऊपर पावर। N2 रिएक्टेंट है नीचे, रिएक्टेंट हमेशा जो आपने डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और इनकी पावर एक एक है तो एक एक लिखी नहीं जाती। तो दिस इज़ द केसी एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस टेस्ट में मज़ीद भी करेंगे, और आपकी ये सेल्फ टेस्ट में मौजूद हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं चैप्टर के ख़त्म होने पर सेल्फ टेस्ट में मज़ीद भी वो सारा कुछ करवाएंगे आपको, इंशाल्लाह परेशान मत होइए। तो अब आपको कुछ पता चल चुका होगा कि सर केसी एक्सप्रेशन अब किसी भी रिएक्शन का दे देना, अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप हर तरह के रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन की हमने डेफिनेशन देख ली थी कि जैसे कि ए और बी मिले थे, सी और डी बने थे, और इसी तरह से PCl3 और Cl2 मिले थे और हमारे पास क्या बना था, PCl5 बना था। ये इस तरह का एक रिएक्शन की मिसाल है, ये जनरल रिएक्शन है, ये उसकी एक मिसाल है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये जो ये रिएक्शन है, ए की ए मोल है आपके पास, ये बी के बी मोल थे, ये अभी हम सारा प्रूव कर चुके हैं। मैं एक और बात बताने वाला हूँ आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा। और इसी तरह से इसकी मिसाल हमने जैसे दी थी N2 + 3H2, इट गिव्स अस क्या है, 2NH3। तो ये इस तरह के रिएक्शन की एक एग्जांपल है। मोर देन, ये आपके पास क्या है, मोर देन 1 मोल अगर आपके पास हो, या सिंपल मैं लिख दूँ समझाने के लिए 2 और मोर मोल्स अगर आपके पास हों किसी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, तो तब ऐसे लिखना है। ये ओनली फॉर क्या था, 1 मोल के लिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इनकी ये भी तो लॉ ऑफ मास एक्शन का पार्ट है, ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन का पार्ट है। हम इन दोनों की डेफिनेशन करते हैं। अगर हम इस तरह के मालिक, इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इनकी डेफिनेशन में हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। देखिए फ़र्क तो हमें क्लियर पता चल चुका है। उनमें मोल होते हैं तो पावर बना देते हैं, इनमें मोल नहीं होते तो पावर बनाने वाली कोई कहानी नहीं होती। क्या लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ दोनों की वैसे होगी या इनमें कोई फ़र्क होगा? तो जैसे कि इसका आपने केसी का एक्सप्रेशन बना दें ताकि आपको फिर तारीफ़ लिखने में आसानी हो। ये इसका केसी एक्सप्रेशन हमने ऐसे बना लिया था, और ये मैंने इस रिएक्शन का लिखा है। इसकी एग्जांपल का केसी एक्सप्रेशन हम ऐसे बना लेते हैं कि PCl5 है, और हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, PCl3 है, और कौन सा है, Cl2 है। बात को समझिएगा। अभी इसकी डेफिनेशन हम जो है क्लियर कर लेते हैं। और इसका हम केसी एक्सप्रेशन कैसे निकाला था कि हमारे पास C और D हैं, उनके मोल को उनकी क्या बना दिया था हमने, पावर बना दिया था। और A और B हैं, ये उनके मोल को उनकी क्या बना दिया है स्टूडेंट्स, हमने क्या बना दिया, पावर्स बना दिया। तो इस रिएक्शन का केसी कैसे होगा, ये NH3 है, उसके मोल को उसकी क्या बना दिया, पावर बना दिया। और N2 है, उनके मोल को उनकी हम क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दो बातों को मैं पहले क्लियर कर दूं। ये वाला समझाया इस तरह के रिएक्शन को समझाने के लिए, ये वाला आपकी बुक में दिया इस तरह के रिएक्शन को समझाने के लिए, दिस इज़ फॉर 2 मोल, दिस इज़ फॉर 1 मोल। अब हम इन दोनों की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन लॉ ऑफ मास एक्शन में पार्ट 1 की जो डेफिनेशन है, इन रिएक्शन को जहन में रखकर की गई है। और लॉ ऑफ मास एक्शन की पार्ट 2 में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरल रिएक्शन है, उनकी डेफिनेशन इस तरह के रिएक्शन को जहन में रखकर की गई है। तो क्या इन दोनों की डेफिनेशन में कोई फ़र्क है? देखिए फ़र्क तो हम पहले जान चुके, बाकी सारा तो सेम है, सिर्फ मोल का फ़र्क है। यहाँ मोल का जिक्र होगा, यहाँ मोल का जिक्र नहीं होगा।
तो इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of active masses, इसी को आप मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses या मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव mass मोलर कंसंट्रेशन ऑफ all the reactants in a balanced, मैं भी समझाता हूँ ये कैसे है, इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि देखो इस तरह के रिएक्शन की स्पीड जो कि सारे 1 मोल हों, इस रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, जो आपके पास एक्टिव मैसेज या मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, इनका जो जवाब होगा ना, जैसे मैंने इनकी मिसाल दी थी, जब वो ए के 20 एक्टिव मैस था, ए का 20 था और बी के 30 थे, जो रिएक्शन की स्पीड होगी ना तो इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी ना, कितना आएगा, 600 हमारे पास आया था। तो स्टूडेंट याद रखिए, जो हमारे पास रिएक्टेंट थे उनके एक्टिव मैसेस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। जितना प्रोडक्ट ज़्यादा निकलेगा उतनी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और याद रखिए वो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, चाहे 1 मोल वाला है लेकिन बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। इसको देखें, बैलेंस है ना, एक फास्फोरस, एक फास्फोरस, 3 और 2 5 क्लोरीन इस साइड के ऊपर हैं और उस साइड पर भी क्या है, 3 और 2, ओवरऑल क्या है, 5 क्लोरीन है। तो ये एक बैलेंस्ड है। तो ये एक डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मैस या मोलर कंसंट्रेशन ऑल रिएक्टेंट की, कि प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करके, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं ना, इन सब का जो कुल जवाब होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलमोस्ट इसकी हाफ तक डेफिनेशन सेम है, द रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन लिख दें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, या इसी को स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं आप, मोलर कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। मैं आपको पहले बोल दिया है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ देखें, ये बात तो वो भी कह रहे थे, प्रोडक्ट तो यहाँ भी COD का बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, इनका भी बन रहा है, इनका भी बन रहा है, लेकिन क्या है, इनकी मोल की कहानी है। यहाँ साथ लिखना है रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, या कोएफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इनको मोल भी बोलते हैं। अब क्या है, उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड तो लाजमी करेगा। अगर यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे कि ये है, और मान लीजिए कि जैसे मैंने ए और बी की एग्जांपल ली है, ये ए और बी है, या जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, किसी की भी ले लें। अगर उनके ऊपर कोई पावर है ना, ऐसे पावर ऊपर, बात को समझिएगा, तो वो उनकी पावर के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। स्टूडेंट क्या करेगा, मान लीजिए अगर इन दोनों के 2-2 मोल होते तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करते, क्या करते स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करते, 400 होता, फिर क्या होता, ये आपके पास कितना होता, 900 इनका जो मोल हैं ये होते, फिर इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये रिएक्शन इसके ऊपर, इनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता। तो मतलब ये है
कि अगर रिएक्शन मोल में होगा तो वो उनकी रिएक्शन की स्पीड उनके मोल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि उनके मोल बताएंगे कि उनके एक्टिव मास क्या हैं किस हद तक। जितने मोल ज़्यादा होंगे तो उसका एक्टिव मास भी उसका क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। बस इस बात को समझिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो ठीक है, हो गया, इनकी एक्टिव मासेस पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन उनके जो मोल है ना, मोल, क्योंकि मोल तो उनकी वैल्यूज़ को बढ़ा देंगे ना। प्रोडक्ट जो मोल ज़्यादा होंगे तो उसका एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, जो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वही लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट। लेकिन साथ साथ ये भी बताया है कि रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, और किस इक्वेशन में, इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये भी शर्त लाजमी है, रिएक्शन क्या होना चाहिए, इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। तो वो रिएक्शन उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। आई होप इस पूरी कहानी को बताने का ये मकसद था कि आपको 100% क्या हो जाए, समझ आ जाए। ये गोल्डबर्ग और वेग थे 1864 में जो एक ला दिया था, नॉर्वेजियन केमिस्ट थे हमारे पास, ताकि आपको पता चले कि ये क्यों दिया गया था। अब आपको सारा पता चल चुका है, मैं फिर जल्दी से बता देता हूँ। ये रिएक्शन की स्पीड बताता है, ये केसी एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, और किसी रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसी से डायरेक्शन भी पता चलती है, एक्सटेंट भी पता चलती है। कैसे चलती है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और केसी क्या होता है। और अपना ख्याल रखिएगा। और आज हमने लॉ ऑफ मैक्सेशन को कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केसी को पढ़ेंगे। केसी क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो किन पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू एक्चुअल में क्या है। कुछ ऐसी बातें हैं जो केसी से रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।